हेलो बच्चों, मेरा नाम मिथुन मधु है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरेंगा ब्लॉक भाटापारा जिला बलौदाबाजार स्टेट छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। और हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है BAVL और हमारा ट्रेड है एग्रीकल्चर। तो मैं आज आप सब लोगों को लेवल 3 के यूनिट 1 के सेशन 2 टिलेज ऑपरेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं टिलेज। टिलेज होता क्या है? टिलेज का मतलब होता है भूपरिष्करण। अब भूपरिष्करण की परिभाषा से हम उसको समझ सकते हैं। भूपरिष्करण का परिभाषा होता है मिट्टी की भौतिक दशा में हेरफेर करना। मिट्टी की भौतिक दशा में हेरफेर करना जिससे हम फसल को उगाने लायक बना सके, वो टिलेज कहलाता है, फिर भूपरिष्करण कहलाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि फसलों को खेत में बोने से पहले से लेके तथा उसे कटाई से पहले तक इनके बीच में जितने भी कार्य किए जाते, क्रियाएं किए जाते हैं, वो सभी भूपरिष्करण क्रियाएं कहलाते हैं। अब भूपरिष्करण का जो अवधारणा है वो सबसे पहले जैथरो टूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ टिलेज या फिर जैथरो टूल को भूपरिष्करण के पिता भी कहा जाता है। जो भूपरिष्करण है उसके कुछ उद्देश्य है, मतलब भूपरिष्करण क्यों करते हैं, भूपरिष्करण आवश्यक क्यों होता है, भूपरिष्करण करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, है ना, इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। भूपरिष्करण के उद्देश्य सबसे फर्स्ट होता है मिट्टी को भुरभुरा करना। अगर हम मिट्टी को अच्छे से जुताई करेंगे तो मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी। उसके जो बड़े बड़े ढेले होते हैं वो ढेले टूट जाएंगे। ढेले टूटने के बाद खेत में फसल या फिर बीज बोने के लिए हमको आसानी होगी। फिर उसका अगला उद्देश्य होता है मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाना। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है अगर हम जुताई करते हैं तो क्या है, ऊपर की जो रन ऑफ की जो वाटर होती है, सतह वहां की जो जल होती है वो हमारे खेत में आके इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर मृदा के कणों के बीच आसानी से जल का धारण हो जाता है। फिर भूमि में वायु संचार बढ़ता है। अगर हम जुताई करते हैं, खेत में भूपरिष्करण करते हैं तो हमारे खेत के मृदा में वायु संचार में भी वृद्धि होती है। फिर खरपतवार भी नष्ट होते हैं। अगर हम खेत में जुताई करते हैं तो खरपतवार के जो पौधे होते हैं, जो बीज होते हैं, जो मिट्टी में दबे रहते हैं, दब जाने से वो सड़ जाते हैं, सड़ के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। भूमि कटाव, फिर अगला आता है भूमि कटाव को रोकना। अगर हम जुताई करके रखते हैं खेत में अगर हम खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं तो मिट्टी का कटाव रोकता है। कैसे? जो वायु के द्वारा बहने वाले मृदा के कण, जल के द्वारा बहने वाले मृदा के कण वो बह के दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, वो खेत में ही पड़े रहते हैं, जिन कारण हमारे मृदा का कटाव नहीं हो पाता है। हानिकारक कीट तथा रोग का रोकथाम। ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं, बहुत सारे रोग के रोगाणु होते हैं जो मृदा में ही उपस्थित रहते हैं। ये मृदा में रहते हैं तथा फसल खत्म होने के बाद अगली फसल के लिए, वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए अगली फसल का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में अगर हम जुताई करते हैं, खेत में गहरी जुताई करते हैं, उथली जुताई करते हैं, तो होता क्या है, जो कीट के जो अंडे होते हैं वो अंडे मिट्टी में दब जाता है और रोगों के जो रोगाणु होते हैं वो भी मिट्टी में दब जाता है, जिनसे वो नष्ट हो जाते हैं। जिससे हमें कोई भी फसल को नए प्रकार के कीट एवं नए रोगों की जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है और उसको हम आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। रोग एवं कीटों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। मृदा संरचना में सुधार। खेत में अच्छे से जुताई करते हैं, जुताई करने से मिट्टी की खुदाई करते हैं, जिनसे क्या होता है, मृदा की जो संरचना होती है वो सुधार होती है। कैसे सुधार होती है? बहुत सारे क्षेत्र जहाँ की मिट्टी बहुत ही कठोर होती है, वैसे क्षेत्र में अगर हम गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करेंगे तो मिट्टी की जो कण है उन कणों के बीच में वायु एवं मृदा की जो संरचना होती है वो आसानी से बैठ सकता है। ठीक है, ये सब तो हो गए हमारे भूपरिष्करण के उद्देश्य। इन सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूपरिष्करण करने की 2 विधि होती है। पहला होता है प्राथमिक भूपरिष्करण, दूसरा होता है द्वितीयक भूपरिष्करण। अब प्राथमिक भूपरिष्करण मतलब जो हम पहले भूपरिष्करण करेंगे, मतलब बुआई करने से पहले, खेत में फसल की बुआई, फसल को लगाने से पहले जो सब क्रिया करेंगे वो सब कहलाएगा आपका प्राथमिक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण मतलब जब खेत की, सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण मतलब होता है मृदा की जो ऊपरी सतह होती है, मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसे तोड़ना, है ना। मृदा के ऊपरी जो कठोर सतह होते है उसे तोड़ना, वो कहलाता है आपका प्राथमिक भूपरिष्करण। इनमें क्या होती है, एक गहरी जुताई करते हैं हम। गहरी जुताई 30 से 35 सेंटीमीटर की होती है
जो एकदम नीचे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को पलट के ऊपर लेके आती है, और ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पलट के नीचे लेके जाती है। इनसे क्या होती है कि नीचे ऊपर का मिट्टी ऊपर आता है, नीचे का मिट्टी ऊपर आता है, ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है। इसके बाद जो जुताई करके मिट्टी पलटते हैं, पलटने के बाद बड़े बड़े ढेले बनते हैं, उस ढेले को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए अलग से यंत्र का उपयोग करते हैं। उसको समतल करते हैं, समतल करने के लिए अलग से यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वे सब चीजें जो क्रियाएं करते हैं हम, ये सब क्रियाएं आते हैं आपके प्राथमिक भू परिष्करण में। और प्राथमिक भू परिष्करण करने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। ठीक है। अब प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आएगा हमारा देशी हल। आप देखे होंगे देशी हल से जब हम जुताई करते हैं खेत में तो मिट्टी पलट जाती है, एक साइड की मिट्टी दूसरे साइड में पलट जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो सेम कंसेप्ट पे बना है आपका मोल्ड बोल्ड हल। वो भी मिट्टी को गहरी जुताई करके ऊपर की मिट्टी को नीचे लाता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आता है। ठीक। उसके बाद एक फिर आता है मोल्ड बोल्ड हल, फिर आता है तवेदार हल, कल्टीवेटर। इन सब यंत्रों का उपयोग करते हैं हम प्राथमिक भू परिष्करण करने के लिए। ठीक। फिर आता है हमारा द्वितीयक भू परिष्करण। अब द्वितीयक भू परिष्करण से समझ सकते हैं हम, हमारा जो खेत है, खेत का खुदाई हो गया। खुदाई होने के बाद हमारे पास हमारा मिट्टी भुरभुरा था, थोड़ा भुरभुरा ही बन गया। अब उनमें जो सीडबेड, जो क्यारी बनाना होता है बीज बोने के लिए, खेत की तैयारी करना होता है, वो सब द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे फिर हमारा फसल लग गया, फसल लगने के बाद फसल कटाई से पहले भी जितने सारे क्रियाएं होते हैं वो सब भी आपकी द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे खेत को समतल करना, उसके बाद फिर रीछ बनाना, खरपतवार का निंदाई करना, और ब्यासी की विधि करना, ये सब आते हैं आपकी द्वितीयक भू परिष्करण में। तो प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण समझ में आ गया। और इनमें जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण में जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो होते हैं हैरो, हो, कल्टीवेटर, खुरपी, फावड़ा, रिज मेकर आदि सब जो यंत्र होते हैं वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझते हैं कि जो भू परिष्करण है, फिर टिलेज हमारी फसल के लिए आवश्यक क्यों होता है। उद्देश्य पढ़े हम पहले। उद्देश्य, जितने सारे उद्देश्य है उनको अगर हम छोड़ दें किसी एक उद्देश्य को तो हम उनमें अच्छे से खेती नहीं कर सकते। उनके अंदर खेत में फसल की वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगी, जिनसे हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। इन सब चीजों को रोकने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि फसल की जो वृद्धि विकास आसानी से हो सके, फसल को आसानी से जल मिल सके, खनिज लवण मिल सके, वायु मिल सके, इन सब की पूर्ति करवाने हेतु टिलेज बहुत ही आवश्यक होती है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किया, टिलेज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्हें बहुत सारे अवधारणा दिए। किसी किसी वैज्ञानिक का बोलना था कि ज्यादा टिलेज करने से हमारे खेत नष्ट हो जाते हैं, इनके लिए हमें कम टिलेज करना चाहिए। किसी का कहना था कि जितना ज्यादा हम टिलेज करेंगे हमारा फसल उतना ज्यादा वृद्धि करेगी, उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टिलेज को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जीरो टिलेज, सेकंड है ऑप्टिमम टिलेज, थर्ड है मिनिमम टिलेज। जो जीरो टिलेज मतलब शून्य भू परिष्करण, इसके अंतर्गत करते क्या है, जब शून्य से समझ में आता है कि शून्य मतलब हम किसी प्रकार का कोई भू परिष्करण नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हम टिलेज ही नहीं करेंगे तो हम फसल को कैसे लगाएंगे, खेती कैसे करेंगे। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए एक यंत्र होता है जिनको बोलते हैं, ये यंत्र होता है सीड्रिल, जिनके सहायता से हम बीजों को बिना जुताई किए ही मिट्टी के नीचे बीज को बो देते हैं। जिनमें क्या है, हमें बहुत ही खर्चा कम आते हैं, कम खर्च आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, समतल करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, खरपतवार निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। केवल हम सीड्रिल में बीज और उर्वरक को डाल देते हैं, जो सीधा खेत में जाके सीधे तौर पर एक ही जगह पे छिद्र करके बीज एवं उर्वरक को डाल देते हैं। फिर सेकंड आता है आपका ऑप्टिमम टिलेज, मतलब उपयुक्त भू परिष्करण। इनमें क्या करना होता है, हम केवल खेत में उतने ही भू परिष्करण करते हैं जितना हमारे खेत के लिए आवश्यक होते हैं। हम गहरी जुताई 2 बार करते हैं, फिर उथली जुताई 3 बार करते हैं। टोटल हम इनमें 5 बार जुताई करते हैं। उसके बाद खेत को समतल करते हैं। समतल करने के बाद खेत में हम बीज को बोते हैं, फसल को लगाते हैं। फिर तीसरा है हमारा मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज का मतलब होता है न्यूनतम भू परिष्करण। अब न्यूनतम भू परिष्करण का कॉन्सेप्ट भी उपयुक्त भू परिष्करण से बहुत मिलता जुलता है। इनमें हम 2 जुताई के जगह पे केवल एक ही बार गहरी जुताई करते हैं
और एक बार उथली जुताई करते हैं, उसके बाद हम समतल करके खेत को उसमें हम बीज एवं फसल को बो देते हैं, जिनमें हमें कुछ बचत होती है, पैसों की बचत होती है, ज़्यादा व्यय नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा आज का क्लास। इसके बाद मैं आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल देता हूँ जो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना जो कल्टीवेटर यंत्र होता है, कल्टीवेटर यंत्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। दूसरा, ब्यासी विधि क्या है और ब्यासी विधि किन फसल में इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, और जो शून्य भू परिष्करण है, शून्य भू परिष्करण किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यूनतम भू परिष्करण किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है, इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगर आपको जानकारी मिलती है तो आपको कमेंट पे मेरे से शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9479068184। धन्यवाद। अब लोग का दिन शुभ हो।